हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप जो है हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। वैसे कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जब कोई भी पर्सन ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करता है तो उस वक्त में ये देखता है कि भैया मुझे कितने लोगों की जरूरत है, और उन्हीं जरूरतों को जब वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू ये बताना चाहता है कि मेरे ऑफिस में 10 लोगों की जरूरत है या 15 लोगों की जरूरत है, तो हम उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। और उन्हीं 10-15 लोगों के लिए 100 लोगों का आना और उनमें से उन 10-15 लोगों का सिलेक्ट हो जाना ही सिलेक्शन कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा ट्रिक वाला बात नहीं है। तो आइए, जितने भी दोस्त यार भाई बंधु सखों मित्र, फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब आई थिंक नेक्स्ट क्लास में। ये देखिए, अब हो गया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो बेसिकली आप देखेंगे रिक्रूटमेंट हमेशा ना, मैं जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि क्या है, जॉब पोस्टिंग है, जॉब वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट है ना। सोर्सिंग कैंडिडेट्स मतलब अलग अलग जगह से आप बताते हैं कि भैया कोई या तो आप टेम्पलेट लगा दिए है ना अपने ऑफिस के बाहर, या तो फिर आप पेपर में छपवा दिए, या तो फिर टीवी में डलवा दिए, कहीं भी कि भैया मेरे को एम्प्लॉय की जरूरत है। ठीक है। और सिलेक्शन होता है उन्हीं जो आपके पास लोग आते हैं आपके एडवर्टीजमेंट के द्वारा दिए गए एडवर्टीजमेंट से, है ना, उसमें से जो लोग आते हैं वही लोग सिलेक्शन के पात्र हो जाते हैं, वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने 100 लोगों की जरूरत थी तो हमने 100 लोगों का एडवर्टीजमेंट दिया। अब उसमें से 1000 लोग आए और 1000 में से उसी 100 का सिलेक्शन होना, सेलेक्ट कर लेना सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में अब समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या है, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, है ना, कि वो एम्प्लॉय जो सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है, हम उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं कि भैया अप्लाई करिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस जहां पे हम ये बताते हैं कि भैया हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, आप उसमें अप्लाई करिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एडविन फिलिपो ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सीधी बात है, एक दो लाइन में खत्म। पहला लाइन का कि भैया हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे कि हमारे में वैकेंसी है, आप मेरे में, दूसरा क्या है कि आप मेरे में आके अप्लाई करिए, कहानी खत्म। एप्लीकेशन तक का काम जो है वो रिक्रूटमेंट का है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे कैसे होता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की होती है प्लानिंग, है ना, कि हमें कितना प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, ठीक है, कितने लोग चाहिए, ठीक है, कैसे रिक्रूटमेंट लेंगे, हम कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, इंटरनल सोर्स होगा कि एक्सटर्नल सोर्स होगा, और फिर हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं इसको लेकर, और तब जाके सर्च करना शुरू करते हैं। सर्च करने के बाद स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग बाद इवैल्यूएशन और कंट्रोल होता है। ये 5 आपके प्रोसेस हैं। आइए मैं इसको आगे डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्लानिंग की। तो कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, कब भर्ती करनी है, और किन स्रोतों से यह तय किया जाता है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग में क्या क्या तय किया जाता है कि कर्मचारी यानी कि ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो कितना आवश्यकता है और किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए हमको, कब आपका रिक्रूटमेंट करना है और किन सोर्सों से करना है, इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्सेस। फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब जो आपका रिक्रूटमेंट है उसका स्ट्रैटेजी तैयार किया जाता है कि हम जो है एक्सटर्नल या इंटरनल कौन सा लेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा मेरा, रिक्रूटमेंट मेथड कौन सा लगाएंगे हम, है ना, ये सारा डिसीजन लेते हैं। चलिए, कैंपस से लेंगे, ऑनलाइन से लेंगे, एजेंसी लेंगे कि रेफरल लेंगे, किसका सिलेक्शन लेंगे, कहां से डिसीजन लेंगे। फिर हम सर्च करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से। या तो हम प्रमोशंस के थ्रू करते हैं कि भैया, है ना, या फिर ट्रांसफर के थ्रू करते हैं, ठीक है, या हम एक्सटर्नल की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देते हैं, पोर्टल्स पे डाल देते हैं कि हम वैकेंट हैं, खाली हैं, हमारे पास, हमको जरूरत है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं एप्लीकेंट बाय एलिमिनेटिंग अनसुटेबल कैंडिडेट, है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म देख के भर देते हैं, लेकिन क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, ये देखना भी काम है आपका। तो इसी में छटनी हो जाती है, स्क्रीनिंग हो जाती है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद 5 है इवैल्यूएशन कंट्रोल। अब इसके बाद देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, कि भाई आप जो प्रोसेस है
है ना, जो आपका इफेक्टिवनेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो क्या होगा, और उसके बिहाफ पर आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि कॉस्ट कितना जाएगा पर हायर करने का, टाइम क्या होगा हायर करने का, और क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स क्या होंगे, कितनी किस किस क्वालिटी के एप्लीकेंट्स आपके पास आएंगे। ये हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या क्या सर? इंटरनल सोर्सेस, ऐसा सोर्सेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल है, और आप क्या करने वाले हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सोर्सेस को यूज करके ही एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के सोर्सेस के थ्रू आपके पास आते हैं, जैसे प्रीवियस एप्लीकेंट्स अगर हो गया है ना, प्रीवियस एप्लीकेंट्स का मतलब कि जो पहला कोई अप्लाई किया था और आप नहीं ले पाए थे उस समय उसको, तो उसको आप कॉल कर लेंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉय को बोलेंगे भैया कोई है तो आप बताइए। फिर एम्प्लॉय रेफरल्स कि भैया आप एम्प्लॉय हैं और वहां से किसी को रेफर्स करना है तो एम्प्लॉय रेफरल्स भी काम आता है। फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं जो छोड़ के चले गए हैं, हम उनको भी कर लेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट देंगे आप, कैंपस से सिलेक्शन कर लेंगे, है ना, ई रिक्रूटमेंट कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बताएंगे कि भैया मेरे पास इतना खाली है, वॉक इन एंड राइट इन ये कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स ये कर लेंगे, एक्विजिशन एंड मर्जर्स ये कर लेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएट्स ये कर लेंगे, और मर्जर एंड एक्विजिशन ये तो वही बात हो गई। तो ये सारा सोर्सेस आपका एक्सटर्नल सोर्स है। आइए हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेस। तो प्रीवियस एप्लीकेंट्स क्या बोलता है, पहले आवेदन कर चुके लेकिन चयनित ना हुए उम्मीदवार। तो ये बात मैंने आप लोग पहले ही बताया कि जो इंसान सिलेक्शन मतलब आया था, एप्लीकेंट भरा था बट सिलेक्ट नहीं हो पाया, हम उसको कांटेक्ट करेंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉय के पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा रिक्तियां भरना, है ना, वैकेंसी हम कैसे भरते हैं, प्रमोशन या ट्रांसफर करके, मतलब कोई एम्प्लॉय उसको हम ट्रांसफर कर दिए और यहाँ के लिए हम क्या लेके आए सर, रिक्रूटमेंट लेके आ गए। एम्प्लॉय रेफरल, जो वर्तमान कर्मचारी योग्य उम्मीदवारों को सिफारिश करते हैं कि भैया मेरे पास जो, मान लो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, अब यहाँ क्या जरूरत है मेरे को पता है, अब उस लेवल के मेरे पास अगर एम्प्लॉय रहे तो मैं उसको रेफर कर दूंगा कि ठीक है वहां जाओ, वहां भी खाली है वैकेंसी, जाके भरो। फिर फॉर्मर एम्प्लॉय, पुराना वाला, ये बात हुआ। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट भी, कैंपस रिक्रूटमेंट भी, ये सारे जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल है। आप इसको देखिएगा, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आइए अब है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट को प्रभावित करते हैं, है ना, रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात होती है, और एक्सटर्नल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कारक होते हैं। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ये किसका काम है, इंटरनल फैक्टर है ना। कह रहा पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, आंतरिक और बाह्य भर्ती से संबंधित की नीति। तो जो आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी जैसा रखेंगे, कहां से रखना है, इंटरनल से कि एक्सटर्नल से, तो ये इंटरनल फैक्टर का चीज है, बाहर का चीज नहीं है। हमारी पॉलिसी कैसी होगी, ये इंटरनल का चीज है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो कम रिक्रूटमेंट होगा, है ना। चलिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ मतलब जितना ज्यादा फर्म बढ़ेगा उतनी जल्दी भर्ती आएगी, है ना, जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतना ज्यादा मैन पावर का जरूरत होगा। इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जो अच्छी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनका इमेज अच्छा होता है, वहां पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहां पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं उसको, है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो प्रॉपर एचआर प्लानिंग इंप्रूव्स इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। अब जो एचआर प्लानिंग अच्छा करता है उसका क्या होता है, रिक्रूटमेंट इफेक्टिव होता है, क्योंकि पहले से उसको पता होता है कि कौन कौन से लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए, तो इसकी वजह से आपका ये फैक्टर भी इंपैक्ट डालता है। तो ये था इंटरनल फैक्टर, ठीक है। छठा है वर्किंग कंडीशंस। अच्छा, वर्किंग कंडीशंस अगर किसी के अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, तो एम्प्लॉय ना आंख मूंद के वहां जाना चाहते हैं कि वो क्योंकि वहां पे अच्छा खाने का व्यवस्था है, अच्छा पानी का व्यवस्था है, अच्छा वॉशरूम है, अच्छा फैसिलिटी है। तो वर्किंग कंडीशंस जो है वो अगर अच्छे हैं तो एम्प्लॉय वहां को बहुत आकर्षित करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, बजट को, भर्ती लागत बजट को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। रिक्रूटमेंट मेथड्स जो है, आप बजट बढ़ाता भी है घटाता भी है, तो ये इंटरनल पार्ट है, आप इससे इंटरनल सोर्सेस के थ्रू इसका काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब है एक्सटर्नल सोर्सेस। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बाहर वाले कारक क्या है ना। अगर मैं बाहर वाले कारक की बात करूं तो लेबर मार्केट कंडीशंस, मतलब अब सोचो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, ऑनर है। अब मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को ये चाहिए होगा कि हम एक अच्छा स्किल्ड वाला लेबर लेके आ जाए अपने पास, है ना। अच्छा स्किल्ड वाला लेबर आ जाएगा,
तो मेरा काम भी इंप्रूवमेंट होगा। आप पता चला नया लेबर ले आए तो नया लेबर को उनको सिखाने में ही टाइम लग जाएगा, हाँ कि ना, नया लेबर को सिखाने में ही टाइम लग जाएगा। तो सिखाने की वजह से या स्किल लेबर मिल जाने की वजह से हमारा क्या है, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ पक्का होता है। सप्लाई ऑफ एंड डिमांड ऑफ मैन पावर, अच्छा देखो जितना ज्यादा डिमांड होगा, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जितना कंपटीशन होगा उतना अच्छा टैलेंट निखर के आएगा। ये बात सही है, जितना ज्यादा डिमांड उतना कंपटीशन, और जितना कंपटीशन उतना अच्छा टैलेंट निकल के आएगा। और यही भी एक्सटर्नल सोर्सेस का एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसके लिए ही है ना। तो सप्लाई और डिमांड बहुत बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अब देखो गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है ये भी डिपेंड करता है कि भैया कैसा आपका रिक्रूटमेंट होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज तगड़ी रही, मान लो कि हमको स्टेट लेवल का ही लेना है, अपने स्टेट का लेना है, दूसरे स्टेट का नहीं लेना है, तो भैया कम आपको मिलेंगे। हो सकता है बाहर के लोग आए तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लीगल एनवायरनमेंट पे, श्रम कानून, नियम, आरक्षण, सरकारी नियम, इस पे। इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कह रहा है क्या बूम है या रिसेशन अफेक्ट द रिक्रूटमेंट, अगर बूम पीरियड होगा तो ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, अगर रिसेशन पीरियड होगा तो कम रिक्रूटमेंट होगा, है ना। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है, ये क्या कह रहा है, सोशल वैल्यूज, एजुकेशन लेवल और डेमोग्राफिक्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। अगर आप जैसे आज मेरे स्टेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो वहां फैक्ट्री है, और वहां के लोग जो है वहां की चीजों को ज्यादा समझेंगे, अब बाहर के लोग आएंगे तो हो सकता है कम समझे। तो ये चीजें जो डेमोग्राफिक्स है ना, सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो है ये इंपैक्ट करता है सोशल की वैल्यू। एजुकेशन लेवल, अगर एजुकेशन लेवल ज्यादा अच्छा रहा तो वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी, है ना। फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अच्छा देखो ये क्या है, ऑटोमेशन एंड डिजिटल रिक्रूटमेंट मेथड्स, ये क्या है, ये बोल रहा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे तो वहां रिक्रूटमेंट होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। कंपटीशन, अगर कंपटीशन फर्म जो है ये जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे रिक्रूटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, है ना, उतने अच्छे चांसेस ज्यादा है। प्रतिस्पर्धा जो है संगठन समान प्रतिभा को आकर्षित करते हैं, है ना। कॉम्पिटिंग फर्म जो है अट्रैक्ट करता है सेम टैलेंट पूल। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अब चलते हैं, हमारा जो थर्ड स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप, पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, दूसरा हो गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जब हम कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होता है बेस्ट कैंडिडेट को चुनना जो आपके एप्लीकेंट्स में से आए हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स। अब मान लो 10 कैंडिडेट है मुझे चाहिए और मेरे एप्लीकेंट्स आए 1000, अब उन 1000 में से 10 कैंडिडेट को चुनना टफेस्ट काम है ना, क्योंकि सब कुछ ना कुछ होंगे। अब मान लो 1000 में से 100 भी बढ़िया रहे तो 90 को छांटना ये काम है सिलेक्शन का। इसलिए हमेशा कहता है रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम ऑफर करते हैं, बुलाते हैं, सिलेक्शन में कहते हैं भैया जाओ। क्लियर है बात? हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अपॉइंटिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। क्या बोल रहा है? सिलेक्शन क्या है? आइडेंटिफाई करना और अपॉइंट करना बेस्ट कैंडिडेट जॉब के लिए, जो जॉब है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट की नियुक्ति करना। अच्छा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन BVVI, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, है ना, जो इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है ना एप्लीकेशंस का, जो कहीं लिखने में गलती कर दिया हो, एप्लीकेशन भरने में गलती कर दिया हो, ये जो है इसको प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं, इनिशियल फिल्टरिंग, है ना। तो पहले ही वो रिजेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म, तो अब उसके बाद क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे हम सारा चीज वो उसका डिटेल ले लेते हैं। फिर सिलेक्शन टेस्ट, अब टेस्ट करते हैं ताकि हम उसकी एबिलिटी और सुटेबिलिटी को जज कर सकें, है ना। फिर इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, हाँ, और उसके बाद होता है मेडिकल चेक जो फिटनेस चेक करता है। फिर होता है रेफरेंस चेक की प्रीवियस एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन करते हैं, और देन हम फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, है ना। तो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, ये सीक्वेंस है, प्रोसेस है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, और ये बात सबके लिए है। सिलेक्शन करने का तरीका क्या है ये तो आप सबको पता होगा, और ये VVI भी है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, सर कुछ इंप्लॉयमेंट या सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, है ना, इंप्लॉयमेंट या सिलेक्शन
टेस्ट होते हैं। देखिए क्या करके, सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, ये बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की जांच करता है। मतलब इंटेलिजेंस का टेस्ट ऑब्वियसली बात है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पावर का जांच करेगा। इंटेलिजेंट टेस्ट किसके लिए है? मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पावर का, ना तर्क क्षमता का। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है टेस्ट पोटेंशियल टू लर्न अ जॉब, किसी भी जॉब को कितने अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, कार्य सीखने की क्षमता। फिर होता है ट्रेड और स्किल टेस्ट, ट्रेड और स्किल टेस्ट बोलते हैं मेजर्ड जॉब रिलेटेड स्किल्स, है ना, जॉब रिलेटेड स्किल्स को मेजर करने के लिए, कार्य संबंधी कौशल को मेजर करने के लिए क्या होता है? ट्रेड या स्किल टेस्ट। फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, एसेस पर्सनालिटी ट्रेड्स, एसेस करना पर्सनालिटी ट्रेड को, व्यक्तित्व विशेषताएं, है ना, जिसको हम लोग पर्सनालिटी ट्रेड मतलब आप एक पर्सन में क्या क्या गुण है। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं, मतलब आपको उस काम में, पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट है कि नहीं, इसके लिए भी एक टेस्ट होता है ना, कि मान लो आपको मैंने एबीसी काम के लिए ऑफर किया, अब आपको उस एबीसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसके लिए चेक करने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट होता है। फिर होता है अचीवमेंट टेस्ट, मेजर नॉलेज ऑलरेडी रिक्वायर्ड, है ना, जो आपके पास अर्जित ज्ञान है उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। क्लियर है? तो ये 6 तरह का टेस्ट होता है सिलेक्शन में। आइए अब कुछ इंटरव्यू भी होते हैं, है ना, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। देखो ये बात क्या होता है ना, इंटरव्यू बोलते हैं जब कोई इंटरव्यू जो होता है उसके हम नॉलेज को टेस्ट करते हैं, है ना, सामने फेस टू फेस कन्वर्स करते हैं कैंडिडेट को जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते होंगे तो वहां पे जो पैनल में बैठा है आदमी वो आपको जज करता होगा क्या इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, देखिएगा। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चंस पहले से प्लान्ड होते हैं और आपके पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें कोई फिक्स प्लान नहीं होता, उसमें आपको क्वेश्चंस वहां आपको रिज्यूमे को देखकर, आपके आसपास के क्वेश्चंस को देखकर, आपको देखकर पूछा जाता है। पैनल इंटरव्यू होता है जहां पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं बैठे हुए एक साथ पैनल में, और वहां से आपको सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू वहां से होती है आपकी। फिर होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, यह होता है इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। किसको टेस्ट करने के लिए? इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। डेप्थ इंटरव्यू होता है आपकी एनालिसिस ऑफ नॉलेज, नॉलेज को जानने के लिए डेप्थ इंटरव्यू होता है। एनालिसिस ऑफ नॉलेज, नॉलेज को जानने के लिए डेप्थ इंटरव्यू होता है। और ग्रुप इंटरव्यू होता है सेवरल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू एक साथ करने के लिए, इसको ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं। मतलब एक इंटरव्यूअर जो है एक साथ 10 आदमी को बुलाएंगे और एक साथ सबको इंटरव्यू ले लेगा, दैट इज नॉन एन इंटरव्यू का टाइप्स। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस। आप देखिएगा, समझिएगा। पहला है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट क्या करता है? कैंडिडेट को अट्रैक्ट करता है। सिलेक्शन क्या करता है? जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लेता है। ये रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? रिक्रूटमेंट ऑफर करता है कि आइए, और सिलेक्शन कहता है आप जाइए, जितनी जरूरत है उतना ही रखिए, है ना। क्रिएटिंग एप्लीकेंट पूल, ठीक है, सकारात्मक प्रक्रिया, आवेदकों का समूह बनाना। ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट का? कि भैया आप मेरे पास अप्लाई करिए, और सिलेक्शन का काम है सेलेक्ट करना बेस्ट कैंडिडेट को। ठीक है, तो उस क्रम में अगर रिक्रूटमेंट पहले है, सिलेक्शन सेकंड है। ठीक है, ये कम एक्सपेंसिव होता है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है। कैसा रिक्रूटमेंट क्यों कम? क्योंकि उसमें अप्लाई करना है तो आपका खर्चा है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का। सिलेक्शन में खर्चा है ट्रेन करने का, सारा चीज करने का, सिलेक्शन का प्रोसेस करने का, सारा करने का एक खर्चा होता है। सो द रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन, यही दोनों चीजें। खत्म करते हैं बात आज के इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।